हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने एसिड के बारे में सारा चीज़ पढ़ लिया, कितने तरह का एसिड होता है, एसिड किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का है बेस। अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग एसिड में पढ़े थे कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसमें कुछ एसिड ऐसे भी थे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने क्या देखा था? नाइट्रिक एसिड। हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रिक एसिड जो है ये वाटर के साथ, ये जो आपका है मेटल के साथ कंबाइन करने के बाद, जैसे कि इसको अगर हम लोग सोडियम के साथ कंबाइन करते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये रिएक्शन हम लोग पिछले बार भी देखे थे। क्या बनेगा? ये बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस के जगह पे ये बनाता है वाटर H2O। और यहाँ पे एक और बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं NO, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये एक बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये जो मेरा नाइट्रिक एसिड है, ये मेरा क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये तो यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। एसिडिक बिहेवियर मेरे पास क्या है? एसिडिक बिहेवियर है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कैसा नेचर का शो करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये क्या शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। यानी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म कर देता है। क्लियर है बात यहां तक? और एक हम लोग देखे थे क्या कि Cu कॉपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो भाई देखो ये बनाएगा CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2, ये बनाता है। ये रिएक्शन में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये क्या होगा? कहीं कहीं पे अगर जूनियर क्लास का बुक देखिएगा तो सीधा सीधे लिख देता है Cu प्लस कॉन्क H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम लोग प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये H2O और SO2 फॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी ये भी जो कॉपर है ये क्या फॉर्म कर देता है? वाटर फॉर्म कर देता है। कौन? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका वाटर फॉर्म करता है। तो ये यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है? तो ये बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है आप देखिएगा बहुत जगह पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरफ से ये बिहेव करता है। हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस किस तरह से बिहेव करता है, एक्ट करता है। क्लियर बात? तो हम लोगों ने एसिड को खत्म कर लिया था। ठीक है, ये हम रिवाइज किए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो NCERT बुक हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें ये सब का रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे अब बेस के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बेस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एसिड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, ये सब सारी चीजों को देखे हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? बेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस। बेस देखो ये ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं। ठीक है, बेस जो है वो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेस के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि बेस बोलते किसको हैं। ठीक है, किस तरह के कंपाउंड को बेस बोला गया। तो हम लोग जूनियर में 8th में 7th में डेफिनेशन पढ़ते थे कि वो कंपाउंड जो बिटर टेस्ट का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। कि कंपाउंड विच इज बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपाउंड
which gives OH माइनस आयन। OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला डेफिनेशन क्या कहता है इसका कि कंपाउंड which is bitter in taste is called बेस। या फिर हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो देखिए, और में दूसरा डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड which gives OH माइनस आयन। इस OH माइनस आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड बेस। इसको हम बेस कहेंगे। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे क्या, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इस NaOH को आप वाटर में डालेंगे यानी एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में बोलने का मतलब क्या है? एक्वस मीडियम में बोलने का मतलब है कि उसको वाटर में डाला गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Na+ और OH-। तो ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, पानी में ही रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है क्या? KOH एक्वस, तो ये भी अगर डाला जाएगा वाटर में तो ये प्रोड्यूस करेगा K+ और OH-। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा है ये क्या है? बेस है। तो बेस का सिंपल डेफिनेशन क्या कहता है? बेस का सिंपल डेफिनेशन कहता है कि ये कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो ये हमारा बेस का डेफिनेशन था। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। जिस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे एसिड का, सिमिलरली हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे बेस का। क्लियर है बात यहां तक? सिमिलर है सारा चीज, बस थोड़ा थोड़ा टर्म जो है वो चेंज करेगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, इसमें जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे हमको समझाना नहीं है क्योंकि हमने एसिड में ही आपको समझा दिया है कि स्ट्रेंथ के आधार पे किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसके आधार पे दो तरह का होगा, हम लोग जानते हैं क्या क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा होगा वीक बेस। दूसरा क्या होगा? वीक बेस। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस सिमिलरली उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हम लोगों ने एसिड में डिफाइन करा था। तो एसिड में क्या डिफाइन किए थे हम लोग? एसिड में डिफाइन किए थे कि कंपाउंड या एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम, जिसको वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि बेस which is completely ionized in aqueous medium, in aqueous medium is called strong base, is called strong base। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और इसका क्या होगा
कि बेस which is partially ionize, partially मतलब आधा, partially ionize in aqueous medium, in aqueous medium is called weak base, इसको हम लोग weak base बोलेंगे। और अगर एसिड लिया है तो उसको weak acid। क्लियर है? तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे इसका हम लोग ले लेते हैं NaOH, NaOH ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या होगा Na प्लस और OH माइनस। उसी तरह से KOH अगर लेंगे तो ये क्या होगा K प्लस और OH माइनस। क्लियर है बात? तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और वीक बेस का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका होगा कैल्शियम 2 प्लस और 2OH माइनस। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा Mg2 प्लस और साथ में 2OH माइनस। तो ये वीक बेस होंगे। जैसे हमने पहले भी बताया है आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस, हम लोग इस तरह से फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा। तो एसिड के लिए हमने बताया था क्या होता है, pKa का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और बेस के लिए क्या किया जाता है, pKb का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक डेटा होता है जो डिसोसिएशन से हम लोग पता करते हैं कि इसका क्या वैल्यू आएगा। अगर इसका वैल्यू हम लोग इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस जो है वो वीक है। क्लियर है बात यहां तक? तो हम लोग सिर्फ अभी ये याद रखेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट या कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, लिखिए जल्दी। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी सॉल्वेंट के आधार पर भी सेमी क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड बेस या डाइल्यूट बेस सेम वही चीज है जो एसिड में हम लोग बोलते हैं, डाइल्यूट NaOH या फिर कंसंट्रेटेड NaOH, जिसमें वाटर का अमाउंट क्या रहेगा, जिसमें वाटर का अमाउंट कम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट, और जिसमें वाटर का अमाउंट कम रहेगा या नहीं के बराबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। क्लियर है? चलिए लिखते हैं हम लोग। Base in which very less amount of water present, और या हम लोग क्या बोल सकते हैं, absence of water, और in absence of water is called concentrated base। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, base in which large amount of water present। सेम ही चीज है, ठीक है, इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, large amount of water present is called डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह का बेस है कंसंट्रेशन के आधार पे, डाइल्यूट कंसंट्रेशन के आधार पे कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड मतलब वाटर का अमाउंट कम हो, एकदम कम हो या फिर ना हो। दूसरा क्या है, डाइल्यूट, जिसमें वाटर का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो।
ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने स्ट्रेंथ के आधार पे, कंसंट्रेशन के आधार पे देखा है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हम लोगों ने एसिड में देखा था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, यहां पे क्या होगा एसिडिटी। बेस के लिए हम लोग का क्या होता है एसिडिटी, और एसिड के लिए क्या होता है बेसिसिटी। तो अगर हम उससे रिलेट करें इसको, तो मेरा बेसिसिटी था नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड। सिमिलरली एसिडिटी क्या होगा, चूंकि बेस का है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। तो एसिडिटी का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग एसिडिटी को डिफाइन किया जाए, एसिडिटी ये हमारा क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, number of hydroxide ion produced by an acid, produced by produced by base is called acidity. acidity, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो उस बेस का क्या होगा एसिडिटी होगा। तो बेस कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोएसिडिक, दूसरा डाइएसिडिक, तीसरा ट्राइएसिडिक, एंड फर्दर ऑन पॉलीएसिडिक। जैसे वहां पे पॉलीबेसिक बोलते थे तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीएसिडिक। अब देखो अगर मोनोएसिडिक है, अगर हमारा क्या है मोनोएसिडिक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितना होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना प्रोड्यूस करेगा, ये हो जाएगा मेरा 1। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया NaOH, ये होगा Na प्लस OH माइनस, KOH तो ये होगा K प्लस, ये होगा K प्लस और OH माइनस, ठीक है। डाइएसिडिक में नंबर ऑफ OH माइनस कितना प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना प्रोड्यूस करेगा 2। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया Ca2 प्लस और 2OH माइनस। MgOH का होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे तो ये होगा Mg2 प्लस और साथ में 2OH माइनस, ठीक है। तो ट्राई एसिडिक में कितना होगा नंबर ऑफ OH माइनस 3, इसमें क्या होगा नंबर ऑफ OH माइनस कितना होगा 3, नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना होगा 3 होगा, ये याद रखिएगा कितना होगा 3 होगा। और एग्जांपल में जैसे कि मेरा हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया Al3 प्लस और साथ में 3OH माइनस। तो इस तरह हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिटी के आधार पे बेस को क्लासिफाई करते हैं, मोनोएसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक एंड पॉलीएसिडिक। अगर 3 से ज्यादा भी कोई है तो वो क्या होगा पॉलीएसिडिक होगा। तो ये आप इसको क्या करेंगे लिखेंगे, जल्दी से लिखिए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, कि बेस को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि बेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से किसी एलिमेंट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने एक रिएक्शन पहले पढ़ लिया है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो यहां हम लोग का होगा क्या बेस विथ एसिड, सेम रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो यहां भी बेस में भी पढ़ना है और एसिड में भी पढ़ना है।
ठीक है, तो वहीं पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में। किसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो एक एक करके सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट। ठीक है, कैसा होता है? बीटर टेस्ट का होता है। अगर आप बेस को टच कीजिएगा ना तो सोपी फील आएगा, मतलब साबुन की तरह लगेगा बेस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड, बेसिस हैज सोपी फील टच। कैसा टच है? सोपी फील, साबुन की तरह लगता है। ठीक है, थर्ड जो है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस, सॉरी, रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और बाकी इंडिकेटर का कलर चेंज हम लोग इंडिकेटर में पढ़ लिए हैं, वो भी एक तरह का इसका क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज कोरोसिव नेचर। जैसे एसिड का कोरोसिव नेचर होता है ना, उसी तरह जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उसके भी कोरोसिव प्रॉपर्टी होते हैं, कोरोसिव नेचर होते हैं। अगर वो भी कहीं पे गिर जाता है तो वो कोरोड कर सकता है उस सरफेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? जिस तरह से एसिड एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सिमिलरली बेस भी एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी आयोनाइज होकर क्या परफॉर्म करता है? वाटर में डालने के बाद आयन फॉर्म करता है। और जहां भी फ्री आयंस होगा वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम। इन aqueous medium due to presence of free ions। तो इतने बात को आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है? बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। दूसरा, बेसिस हैज सोपी फील टच। तीसरा, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। फिर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज कोरोसिव नेचर। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिस का कॉमन सा प्रॉपर्टी। अब जो है रिएक्शंस, ये केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि बेस जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। ठीक है, मेटल के साथ बेस का रिएक्शन। ठीक, तो एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि सारे मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। सारे मेटल जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं करता है इसका भी रीजन हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि all metals
metals doesn't react with base, doesn't react with base. Some metals react with सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कुछ ही मेटल जो हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास जिंक है, जिंक मेटल, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ। ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो ये जो है बनाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे अगर हम लोग इस तरह से कर दें 2NaOH, तो यहां पे कितना हो गया? 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक जिंक बैलेंस है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस। यानी यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? सबसे नहीं, कुछ से तो करता है, और अगर बेसिस करता है तो क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है भाई। क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेस जो है अगर मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात यहां तक? तो कुछ और भी मेटल हैं, जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर कर दिया जाए NaOH के साथ, ये आपका एक्वस ही रहेगा, ये भी आपका एक्वस रहेगा, तो ये आपका बनाएगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या बना रहा है? यहां पे भी बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात यहां तक? तो ये कुछ मेटल्स हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। अब बात ये आता है कि सारे मेटल्स क्यों कंबाइन नहीं करते? तो बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये भी है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मेटल है, ठीक है, या जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स या मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें Na2O का, या हम लोग बात करें ZnO का, अगर हम लोग बात करें Al2O3 का, तो ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं या जो मेटल होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, किस तरह के नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। और अगर बेसिक नेचर का होगा तो बेस के साथ कंबाइन कैसे कर सकता है? रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर बेस जो है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है? मेटल ऑक्साइड या मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। देखिए, एसिड और बेस का सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है कि वो H+ दे या OH- दे। एसिड और बेस के टॉपिक को खत्म करने के बाद हम आपको कुछ ऐसे भी डेफिनेशन बताएंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, अलग कॉन्सेप्ट लगता है एसिड या बेस को डिफाइन करने में। ठीक है, तो वहां पे ये भी क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड को और बेस को। तो हम लोग को अब ये जानना है कि जो मेरा मेटल्स होता है वो कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो जो बेस है वो बेस के साथ कैसे कंबाइन कर सकता है? अगर सोडियम एक मेटल है, वो बेसिक नेचर का है, अगर आप उसको कोई बेस के साथ कंबाइन कराते हो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक नेचर का है। तो अब आप बोलिएगा कि सर फिर जिंक क्यों कर रहा है, एल्यूमिनियम क्यों कर रहा है? ठीक है, तो ये इसलिए करता है क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब ये एम्फोटेरिक नेचर क्या है? एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि वो जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करे।
एम्फोटेरिक नेचर मतलब वैसा कंपाउंड या वैसा एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करे, तो उस नेचर को हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। तो जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और एम्फोटेरिक नेचर होने के कारण ये बेस के साथ कंबाइन कर सकता है, और बाकी मेटल्स नहीं कर सकते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की ओर रहते हैं ना, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिक, अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम सोडियम ही रखते, तो यहाँ पे ये सोडियम, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम ही रखते, तो पोटेशियम इज मोर, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की ओर रहता है, ठीक है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, वो मोर बेसिक नेचर का होता है। जैसे जैसे आप डाउन होते जाएंगे, जैसे जैसे उसका मेटालिक प्रॉपर्टी घटते चला जाता है, मेटालिक प्रॉपर्टी घटते चला जाएगा, तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो भी घटते चला जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो बेसिक से एम्फोटेरिक में चेंज होगा, एम्फोटेरिक से फिर एसिडिक में चेंज होगा। तो वो सब सारे हम लोग आगे के क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो जिंक और एल्यूमिनियम होता है वो कैसा होता है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है भाई। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि क्या, एलिमेंट which can act as acid as well as base। इसीलिए ये जो आपका दो मेटल है वो क्या कंबाइन करता है? बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जबकि सारे मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसका एकमात्र आंसर है कि जो जिंक जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसलिए बेस के साथ भी कंबाइन कर सकता है और एसिड के साथ भी कंबाइन कर सकता है। क्योंकि ये अगर बेस के साथ कंबाइन करेगा तो एसिड के जैसा शो करे, बिहेवियर शो करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड के जैसा शो करेगा, और अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस के जैसा बिहेवियर शो करेगा। ये दोनों के जैसा बिहेवियर शो कर सकता है, इसलिए दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो कुछ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, लेकिन जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर, मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है, मेटल्स जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। तो अब हमारा जो है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब यहां पे आप देखिए कि अगर बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखो, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एग्जांपल देखिए, एक मेरे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसका रिएक्शन हम लोग CO2 के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? CO2 के साथ। ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। उसी तरह से अगर आप NaOH का रिएक्शन करते हैं किसके साथ? CO2 के साथ, तो ये बनाएगा Na2CO3 और साथ में H2O। ठीक है, 3 और 1, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2, ठीक है, बैलेंस है। क्लियर बात है यहां तक? तो इस तरह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेस क्या बनाता है? ये आपका बनाता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक लास्ट भी है जो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि हम लोग एसिड में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो आप इसको
नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिस के बारे में कि बेस क्या होता है, बेस कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है, और कि बेस का क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे रिएक्ट करता है। क्लियर है बात यहां तक? आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए हम लोग बेस के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा 3 थ्योरी है या 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और थर्ड जो है वो है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, पहला क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो 3 थ्योरी है, तीनों थ्योरी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक, आप हायर क्लासेस में जाइएगा, ये सब के बारे में और पढ़िएगा, लेकिन बेसिक्स जो है वो हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं ताकि आपको हायर क्लासेस में जाने के बाद डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो जनरली एनसीईआरटी बुक जो आप लोग 10th में पढ़ते हैं, एस चांद बुक जो आप 10th में पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, उसमें ये सब की चीज़ों के बारे में उल्लेख एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, और आप अदर रेफरेंस बुक पढ़िएगा तो कहीं कहीं पे मिलता है ये सब डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, जैसे कभी कभी अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए NH3 जो है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, अमोनिया बोला गया इसको NH3। ये पूछा गया क्या कि आपको ये बताना है ये कंपाउंड जो है वो एसिड है, बेस है या क्या है, सॉल्ट है। तो ना तो ये H+ रिलीज करेगा, ना तो ये OH- रिलीज करेगा। तो फिर इस तरह के कंपाउंड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो है हमारा एसिड है या बेस है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरह के कंपाउंड को जहाँ पे H+ OH- के बारे में नहीं पता चलता है तो उसको किस थ्योरी से, किस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए ये 3 कॉन्सेप्ट आपको दिया गया ताकि आप सारे कंपाउंड्स को ये कैटेगराइज कर पाएं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। तो देखो हमारा एक एक करके सारे डेफिनेशन, सारे थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है आर्हेनियस थ्योरी। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं ना एसिड और बेस का, वो है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी कहता है कि जो H+ रिलीज करेगा, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो ये थ्योरी किसका है, आर्हेनियस। आर्हेनियस ही थ्योरी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है कि जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड, और जो OH- रिलीज करेगा वो बेस। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, सो देखिए ये जो हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ना एसिड बेस का, क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये क्या कहता है। तो इसके कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड का डेफिनेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड का डेफिनेशन, इस कॉन्सेप्ट को प्रोटॉन कॉन्सेप्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया गया है कि कंपाउंड which is proton donor is called acid। ठीक है, कि वो कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। अब आप बोलेगा सर प्रोटॉन को कैसे डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंद रहता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे इसको समझते हैं। कि सपोज मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है HCl। हम लोग तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक्वस है, ये क्या है, एक्वस। ठीक है, अब देखो ये जब डिसोसिएट होगा, ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या बनेगा, H+ और Cl-, H+ और Cl-। अब देखो भाई ध्यान से कि ये H+ एक्चुअली में है क्या, ये H+ एक्चुअली में है क्या।
ठीक है। H प्लस एक्चुअली में क्या है, H प्लस एक्चुअली में प्रोटॉन है। एक्चुअल क्या है, प्रोटॉन। कैसे, हाइड्रोजन के पास जो होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस बनने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी H प्लस। यानी H प्लस के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गया, तो इस H प्लस के पास क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा। यानी H प्लस रियल में है क्या, H प्लस है आपका एक प्रोटॉन। H प्लस क्या है आपका, एक प्रोटॉन है। तो भाई ये हमारा क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ। तो H प्लस जो डोनेट कर देगा, H प्लस जो रिलीज कर देगा, उसको हम बोलेंगे एसिड। उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है। तो H प्लस जो है वो क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा भाई। ठीक है। अब बात यहां पे ये देखो कि बेस क्या होगा। दूसरा डेफिनेशन हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बेस। बेस तो कंपाउंड which is proton acceptor is called base, ठीक है। जो कंपाउंड प्रोटॉन को क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को ले, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आइए H2O मेरे पास क्या है, वाटर। H2O क्या है मेरे पास, वाटर। H2O अगर H प्लस में है, H प्लस में है, HCl में एक उस वाटर में डाले हैं ना H प्लस। तो देखो H2O के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि H2O होता कैसा है, तो H2O ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। ठीक है। और ये दो ऑक्सीजन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ। H2O बोलते हैं ना हम लोग। तो H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से जुड़ जाता है। और ये जो 2, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, बॉन्ड बनाया, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में और हम लोग आगे मेटल नॉन मेटल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो हुआ, जो बॉन्ड में चला गया, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर। अब जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यानी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अमीर है। ये क्या है, अमीर है, इसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है। H प्लस क्या है, गरीब, इसके पास कुछ नहीं है। एक प्रोटॉन था वो भी क्या कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर चुका है। क्लियर है बात यहां तक। तो अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर किसी के पास खाना नहीं है तो पेट भरने के लिए उसको खाने की जरूरत होती है। इसी तरह से इसको भी खाने की जरूरत है, पैसा का जरूरत है, खरीद के खाना खाएगा। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा अमीर है, दानी है, ये इसको क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। तो ये बना देगा H3O प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बात यहां पे देखो, वाटर क्या किया है, वाटर इस H प्लस को एक्सेप्ट किया है कि आ जाओ भैया हम तुमको देते हैं खाना। ठीक है, कि तुम आ जाओ हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको वो एक्सेप्ट किया है। ठीक है। ये बेचारा अनस्टेबल घूम रहा था, ठीक है, तो उसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बनाया, उसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो मेरा क्या हुआ, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, बेस। वाटर जो है वो दोनों जैसा बिहेव करता है, एसिड के जैसा भी और
बेस के जैसा भी, ठीक है। तो यहां पे ये किसके जैसा काम कर रहा है, बेस के जैसा काम कर रहा है। यानी जो स्पीसीज H प्लस लेता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो H प्लस देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अमोनिया NH3, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, इसको लोन पेयर NH3, इसको भी अगर आप H प्लस के साथ कंबाइन कराओगे ना तो ये भी H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बनाता है, NH4 प्लस बनाता है। तो NH3 क्या हुआ भाई, NH3 हुआ बेस, NH3 क्या हुआ, बेस। क्यों, क्योंकि ये H प्लस यहां पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जो H प्लस यानी प्रोटॉन को लूज करेगा वो एसिड है, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, बेस है। तो वही एक्सेप्ट करता है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, इस तरह से अमीरी वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिस पे रहता है, ठीक है, वो इसके जैसा एक्ट करेगा। कुछ कुछ और भी हैं तो हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। अब आप यहां पे देखिए, ये हमारा डेफिनेशन होता है किसका, एसिड और बेस का, किसके आधार पे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे एक बात देखिए, इसमें एक और चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, छोटा सा चीज है उसमें जानिए। HCl है, ये प्रोटॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन लूज करने के बाद जो स्पीसीज बनता है प्रोटॉन लूज करने के बाद जो स्पीसीज बनता है उसको क्या बोलते हैं। HCl मेरे पास एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो H प्लस लूज करने के बाद मेरे पास यहां पे क्या बना, Cl माइनस, क्या बना, Cl माइनस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरा कंजुगेट बेस, ठीक है। तो कंजुगेट पेयर बोलते हैं हम लोग, एसिड और बेस दोनों फॉर्म होता है। H प्लस रिलीज करने के बाद जो स्पीसीज बनता है वो हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये क्या है, कंजुगेट एसिड है, क्या है मेरे पास, कंजुगेट एसिड। तो ये लूज करने के बाद जो स्पीसीज बना वो कंजुगेट बेस, और एक्सेप्ट करने के बाद जो बना वो कंजुगेट एसिड। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये मेरे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, बस समझना है कि H प्लस रिलीज करने के बाद जो स्पीसीज फॉर्म करता है वो कंजुगेट बेस कहलाएगा, और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बनता है वो कंजुगेट एसिड कहलाएगा। यानी एसिड फॉर्म करता है कंजुगेट बेस और बेस फॉर्म करता है कंजुगेट एसिड। ये इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा था लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कंपाउंड विच कैन डोनेट lone pair of electron is called Lewis base, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वो क्या कहलाएगा, लेविस बेस, ठीक है। और जो कंपाउंड which can accept lone pair electron is called जो H लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। मेरे पास है NH3, मेरे पास है NH3, दिस इज अमोनिया प्लस HCl क्या बनाएगा, देखो NH3 के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, NH3 के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। HCl अगर आयोनाइज होगा तो H प्लस और Cl माइनस,
इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और देगा तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और ये Cl माइनस, ये प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इस तरह से ये जुड़ जाएगा साथ में, तो NH4Cl। तो ये मेरा क्या हुआ, लेविस बेस हुआ। क्या हुआ, लेविस बेस। क्यों, क्योंकि इट कैन लूज देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से ये आपका क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन, अभी H प्लस क्या किया है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या है आपका, इसलिए ये आपका है लेविस एसिड। ये क्या है आपका, लेविस एसिड, और ये क्या है आपका, लेविस H प्लस आपका लेविस एसिड है, ध्यान रखिएगा, H प्लस एक्सेप्ट किया है तो वो क्या है आपका, लेविस एसिड। क्लियर है बात यहां तक। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस को, जिसमें हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लेविस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो H प्लस रिलीज करेगा वो हमारा क्या है, वो एसिड है, और जो OH माइनस रिलीज करेगा वो हमारा क्या है, बेस। जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो प्रोटॉन लूज करेगा वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। जबकि लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करेगा वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। तो यहां तक हमारा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहां तक आप पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पीएच स्केल के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।